हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर सुजीत वर्माज यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फिज़िकल एजुकेशन का पेपर जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए हुआ था। हम यहाँ पर आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस इन लोडिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज, यानी कि लोड को बढ़ाने की आवृत्ति को कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज डेंसिटी, यानी घनत्व कहा जाता है। जब हम लोड के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, या आप कह लीजिए लोड को बढ़ाने की आवृत्ति यानी कि बारंबारता को हम कहेंगे घनत्व यानी डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 2, मसल that assist in the action of the agonist but are not primarily responsible for the action, वह मांसपेशी या मसल जो गतिविधि करने में अगोनिस्ट की सहायक होती है लेकिन मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सिनर्जिस्ट यानी स्पॉटिव। आप हिंदी में अगर देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से करेक्ट ऑप्शन पे जा पाएंगे। स्पॉटिव यानी कि स्पॉट करना। अगोनिस्ट होती है जो काम करने में मेन मसल होती है, एंटागोनिस्ट उसकी जस्ट अपोजिट होती है। सिनर्जिस्ट जो होती है वो अगोनिस्ट के काम में हेल्प करती है लेकिन पूरी तरह से या मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच एनर्जी सिस्टम अपीयर्स टू बी द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़, यानी कि जो ऊर्जा प्रणाली अत्यंत उच्च तीव्रता वाली गतिविधियों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत प्रतीत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट मेजर कोऑर्डिनेशन, यानी कि दिए हुए ऑप्शन में से वो कौन सा टेस्ट है जो कोऑर्डिनेशन को नहीं नापता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन उपाय नहीं कर सकता। द करेक्ट आंसर इज वर्टिकल जंप, बॉल कैच, रॉक्स जंपिंग और जंपिंग जैक्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्टिकल जंप में हमें इतने कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आउट ऑफ द टेस्ट आइटम्स गिवन बिलो विच टेस्ट आइटम वाज पार्ट ऑफ लोकार्ट एंड मैकफर्सन बैडमिंटन स्किल टेस्ट, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से लोकार्ट एंड मैकफर्सन बैडमिंटन स्किल टेस्ट का हिस्सा है, मेन पार्ट है। द करेक्ट आंसर इज शटल वॉल वॉली टेस्ट। शटल वॉल वॉली का टेस्ट है दीवार पर मार्किंग करके रैकेट के साथ शटल को यानी चिड़ी को हिट करना बार 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 बार, दैट इज शटल वॉल वॉली टेस्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एथलीट्स ट्रेन्ड फॉर एंड्योरेंस सच एज स्विमर्स एंड मैराथन रनर्स have a higher stroke volume at rest mainly because they have, दम खम बढ़ाने के लिए जो एथलीट को प्रशिक्षित किया जाता है जैसे तैराक, मैराथन धावक का विश्राम अवस्था में स्ट्रोक वॉल्यूम उच्च होने का मुख्य कारक है रेस्टिंग ब्रेडिकार्डी, यानी कि ब्रेडिकार्डिया का आराम में होना। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, किसने सामान्यीकरण सिद्धांत विकसित किया था। द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स जूड। हाँ दोस्तों, चार्ल्स जूड थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन को डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 8, नेगेटिवली एक्सलरेटेड लर्निंग कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, नकारात्मक त्वरण यानी तेजी से सीखने की अवस्था को कहा जाता है कॉन्वेक्स कर्व। क्वेश्चन नंबर 9, what will be the effect and original standard deviation if a constant value is added to all the scores, अगर एक अचर आंकड़ा सभी आंकड़ों में जोड़ा जाए तो मानक विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी जाए तो ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि देयर इज़ नो चेंज इन द ओरिजिनल स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचेस्ट स्केल ऑफ डेटा इज नोन एज, आंकड़े का परिपूर्ण पैमाना कहलाता है रेशियो डेटा, यानी रिचेस्ट जो स्केल है वो रेशियो डेटा के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11,
स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है दोस्तों, यहाँ पर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप लिखा है। इट इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग रन, मेडिसिन बॉल पुट, 60 यार्ड डैश, सॉफ्ट बॉल थ्रो आर द टेस्ट आइटम्स इंक्लूडेड इन विच टेस्ट। यानी कि जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, जिगजैग रन, मेडिसिन बॉल पुट, 60 यार्ड डैश, सॉफ्ट बॉल थ्रो, ये किस प्रशिक्षण के हिस्से हैं? तो द करेक्ट आंसर इज बैरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट, यानी कि विद द हेल्प ऑफ दीज आइटम्स वी कैन टेस्ट द जनरल मोटर एबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मीन्स, परिवर्तनशीलता के मापन का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है एक आंकड़ा जो सभी आंकड़ों में परिवर्तनशीलता को दर्शाता है, यानी कि सिंगल स्कोर विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ स्कोर्स इन अ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग डेटा आर। यहाँ पर एक डेटा दिया है दोस्तों, आपको बताना है कि ये आंकड़ा यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल या क्वाड्री मॉडल है। तो द करेक्ट आंसर इज बाई मॉडल। दोस्तों अगर आपने पढ़ा हो, मॉड का मतलब है कि जो आंकड़ा या जो नंबर सबसे ज़्यादा हो। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 3 नंबर और 2 नंबर सबसे ज़्यादा है, यानी कि 2 ऐसी वैल्यू हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए जो आंकड़ा है वो बाय मॉडल है। अगर 3 वैल्यू बार बार रिपीट होती, जैसे 2, 5, 7 या फिर 9, 6, 8, कोई भी 3 डेटा अगर बार बार रिपीट होता तो वो ट्राई मॉडल होता। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज 0 द रिलेशनशिप नोन एज। दोस्तों कोरिलेशन की वैल्यू है -1 से लेकर +1। यहाँ पर शून्य दी गई है तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, और यू कैन से एब्सेंस of linear relationship. Question number 15, gluconeogenesis is the synthesis of glucose form. ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज का संश्लेषण है गैर कार्बोहाइड्रेट अग्रगामी, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट टू कंट्रैक्ट एंड बीट। यानी कि दिए गए ऑप्शन में से हृदय की उत्तेजना व धड़कन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आंख बंद करके यहाँ पर आपको ऐसे नोट लगाना है। अगर दोस्तों कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है रिलेटेड टू हार्ट, तो पेस मेकर भी लगाया जाता है। पेस मेकर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते रहते हैं और हमारा हार्ट अच्छे से बीट करता है। आर्टिफिशियली पेस मेकर भी लगाया जाता है। हाउ मच क्वांटिटी इज़ रिक्वायर्ड ऑफ आयरन एवरी डे फॉर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए एक दिन के लिए, या आप कह सकते हैं कि प्रतिदिन आयरन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो वो है दोस्तों 10 mg, 10 mg, यानी कि 10 मिलीग्राम। अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड इंक्लूड्स, यानी कि भोजन के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनमें कौन सा फूड शामिल होता है? तो करेक्ट आंसर है फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मिनरल्स एंड वाटर, विटामिन्स, यू कैन से दीज आर प्रोटेक्टिव फूड्स। द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट इज, द करेक्ट आंसर इज किडनीज। किडनी जो है हमारे शरीर की आंतरिक वातावरण के मुख्य नियामक हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड आर नोन एज विटामिन्स एंड मिनरल सोर्सेज फूड। तो दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 18 में इसका जिक्र किया था, तो इनको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव, यानी कि रक्षा करने वाले फूड। एन अपहिल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बाउंड इज, द करेक्ट आंसर इज एनाबॉलिज्म। एक कठिन प्रक्रिया है कि नए रासायनिक बॉन्ड का गठन शामिल है, वो किसकी वजह से होता है? एनाबॉलिज्म की वजह से। कैटाबॉलिज्म यानी कि भोजन का टूटना। एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स, और इस पूरी प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। विच कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसेंस डिसीज़। ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है और इसका सीधा सा आंसर है लेप्रोसी, यानी कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं। विच इज़ वास्ट इन स्कोप। दिए गए ऑप्शन में से
किसका दायरा सबसे विशाल है? द करेक्ट आंसर इज टीचिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, टीचिंग टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड मेथड मे बी लिमिटेड बट स्ट्रेटजीज कैन बी वाइड। स्ट्रेटजीज बहुत सारी हो सकती हैं दोस्तों, यानी टीचिंग स्ट्रेटजी या शिक्षण युक्ति का दायरा जो है वो बहुत विशाल होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रबंधता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुकूलतम संसाधनों का उपयोग होता है। द रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग स्लोज डाउन एंड रीचेज अ लिमिट बियॉन्ड विच फर्दर इम्प्रूवमेंट सीम्स इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉन एज। यानी कि वो ऐसी स्टेज जहाँ पर शिक्षा में प्रगति की दर को धीमा कर देती है और आगे सुधार असंभव सा लगता है, उस सीमा को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहेंगे प्लेटू, शिखर, यानी कि एक रुकावट सी आ जाना। दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स एंड फर्दर क्रॉस ओवर दिस टेक्निक, और हम प्लेटू यानी शिखर को भी पार कर सकते हैं। विच लॉ गिवन बाय थॉर्नडाइक स्टेट्स दैट we can get any response from the learner of which he is capable associated with any situation to which he is sensitive। यानी कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए किस कानून में कहा गया है कि हम शिक्षार्थी को यानी सीखने वाले को जिसमें से वह किसी भी स्थिति के साथ जुड़े रहने के लिए जो वह संवेदनशील है, सक्षम है, से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, यानी कि संघ स्थानांतरण का कानून। यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग की हेल्प से हम शिक्षार्थी से कोई भी प्रतिक्रिया करवा सकते हैं जिसके लिए वह इच्छुक है या संवेदनशील है या सेंसिटिव है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द आंसर इज 1, फ्लेक्शन मूवमेंट अकर्स अबाउट ए सजाइटल एक्सिस। नोट करेक्ट। देखिए, नोट वाले जो भी ऑप्शन होते हैं, सबसे पहले आप नोट को मार्क कर लीजिए ताकि आपका जो ऑप्शन है वो गलत ना हो। कई बार हम करेक्ट को देखकर जवाब दे जाते हैं और बाद में हमें पता चल जाता है नॉट करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन एक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग्स मसल्स? हैमस्ट्रिंग मसल आपकी थाई वाली मसल है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3, फ्लेक्शन ऑफ नी एंड एक्सटेंशन ऑफ हिप। यानी कि नी को मोड़ना, घुटने को मोड़ना और हिप को सीधा करना ही इसका मुख्य कार्य है। हैमस्ट्रिंग मसल्स दोस्तों, जो कि थाई के बैक वाली मसल है और आगे वाली मसल को हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, उसका काम जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड एक्सटेंशन ऑफ नी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट्स। मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इनर्शिया के ऊपर एक वीडियो बनाई है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 3, टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। लॉज ऑफ न्यूटन्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि इनर्शिया का क्या मतलब है। इवन मेरी जो अपकमिंग वीडियो है एरोडायनेमिक्स के ऊपर, उसमें भी मैंने इनर्शिया के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है। इनर्शिया का मेन रोल होता है गति की स्थिति में किसी भी बदलाव का विरोध करना, यानी कि चेंज को रोकना। वंस वी आर ओवरकमिंग द इनर्शिया देन इजीली वी कैन मूव। क्वेश्चन नंबर 30, विच in walking or running is directly related to the force causing acceleration and inversely related to the body? The correct answer is mass of the body, द्रव्यमान, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू द फोर्स कॉजिंग एक्सेलरेशन है और इनवर्सली यानी कि अपोजिट है टू द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन? द करेक्ट आंसर इज परमानेंसी। यानी कि डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, इसमें सब आते हैं, बट परमानेंसी इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएबिलिटी ऑफ अ टू जॉइंट मसल टू स्ट्रेच टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड टू अलाउ फुल रेंज ऑफ मोशन एट ऑल जॉइंट क्रॉस्ड। यानी कि द्विजोड़ टू जॉइंट मसल्स की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा पार किए गए सभी जोड़ों में खिंचाव की असमर्थता को कहते हैं निष्क्रिय कमी, पैसिव इनसफिशिएंसी। इसका कहने का मतलब है टू जॉइंट मसल्स में जो इनएबिलिटी होती है, यानी कि पूरी तरह से अगर वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो उस टर्म को हम पैसिव इनसफिशिएंसी कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल डेटरेंट to physiological conditioning common to performance. The correct answer is answer number 4, lipolysis beta oxidation principle. आम शारीरिक क्रिया प्रदर्शन करने के लिए सिद्धांत निवारक पहचाने, तो वो है लाइपोलाइसिस बीटा ऑक्सीडेशन प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 34, द मोर ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर टाइप इज. करेक्ट आंसर इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2A, टाइप 2B. दीज आर द टाइप ऑफ मसल फाइबर. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है टाइप 1. क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेरिशेबल इक्विपमेंट. यानी कि दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो जल्दी ख़राब होने वाला उपकरण नहीं है. तो शटल कॉक की अगर हम बात करें वो भी जल्दी ख़राब हो सकता है, स्क्वैश बॉल भी हो सकती है, रैकेट भी टूट सकता है. लेकिन दोस्तों जो टेबल टेनिस की जो टेबल है दैट इज़ नॉट पेरिशेबल, यानी इजीली वो ख़राब नहीं होगी अगर हम दिए हुए ऑप्शन में कंपेयर करते हैं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन. दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन में कोई ना कोई एक हिंट होती है या कोई एक मेन जो है उसमें लूप होता है जिसको आप पहचान कर करेक्ट आंसर पर जा सकते हैं. तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सारे ही एक्सटर्नल मोटिवेशन के पार्ट हैं. तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज़ 1, इंट्रिंसिक मोटिवेशन. आंतरिक प्रेरणा है जो युवा बच्चों के लिए लागू नहीं है. क्वेश्चन नंबर 37, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो नोन एज आर कंडीशनिंग एम्फेसाइजेज ऑन. द करेक्ट आंसर इज रिस्पॉन्स. आर से आपको समझ जाना चाहिए, आर फॉर रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 38, सर्कमडक्शन मूवमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग मूवमेंट्स इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द करेक्ट आंसर इज 2, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड एडक्शन इन ए सीक्वेंस अगर होता है तो उसको हम सर्कमडक्शन कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 39, एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ डिस्कस. द करेक्ट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी it will be more than the centripetal force. Option number 2 is correct here. Question number 40, a typical budget will precisely include estimated income and expenditure. एक ठेठ बजट यानी अच्छा बजट जो होगा उसमें शामिल होगा एस्टिमेटेड इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है. क्वेश्चन नंबर 41, एन एक्शन पोटेंशियल इज. एक क्रिया सामर्थ्य को क्या कहेंगे. इसको हम एन इलेक्ट्रिकल इवेंट कहेंगे, यानी कि एक विद्युतीय घटना, यानी कि एक मसल में एक्शन पोटेंशियल होता है तो उसे हम एक इलेक्ट्रिकल इवेंट कह सकते हैं. सक्सेसफुल मैनेजर्स डू नॉट एक्वायर दिस स्किल. द करेक्ट आंसर इज़ 4, यानी कि वो टेक्निकल स्किल्ड होते हैं, ह्यूमन स्किल की उनको नॉलेज होती है, कंसेप्चुअल स्किल की भी नॉलेज होती है, उनमें जो क्रिटिसाइजिंग स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 43, if angle of pull becomes greater than a right angle the force become dislocating. खिंचाव का कोण समकोण से बड़ा हो तो बल होता है विस्थापन. क्वेश्चन नंबर 44, फाइब्रस जॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड साइनर्थ्रोसिस. देखिए फाइब्रस जॉइंट को हम फिक्स जॉइंट बोलते हैं जो कि ना हिलने वाले हैं. अगर आप हिंदी में ऑप्शन देखेंगे तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे. हिंदी में क्लियर लिखा है न हिलने वाला जॉइंट जो कि है साइनर्थ्रोसिस. क्वेश्चन नंबर 45, बाइसेप्स फीमोरिस इज द मेजर मसल ऑफ. दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, बाइसेप्स जो है वो हमारी अपर आर्म की मसल है, लेकिन यहाँ पर है बाइसेप्स फीमोरिस जो कि हमारी थाई में होती है. द करेक्ट आंसर इज पोस्टीरियर साइड ऑफ थाई मसल. इसको हम हैमस्ट्रिंग मसल भी कह सकते हैं. एंटीरियर यानी कि आगे वाली जो है उसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं और थाई के जो बैक पार्ट वाली जो मसल है यानी पोस्टीरियर साइड वो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल होती है जिसको हम बाइसेप्स फीमोरिस के नाम से भी जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 46, आइडिया ऑफ फ्री हैंड एक्सरसाइजेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज वाज अ कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल एजुकेशन बाय. पान हेनरिक लिंग ने जो है कंट्रीब्यूट किया था टू इन्वेंट फ्री हैंड एक्सरसाइजेज एंड जिन्होंने जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज को भी क्लासीफाई किया था. क्वेश्चन नंबर 47, विच मेमोरी इज़ द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ मेमोरी. अगर आपने मेमोरी के बारे में ध्यान से पढ़ा होगा देन वेरी वेल यू कैन आंसर. द करेक्ट आंसर इज़ सेंसरी मेमोरी. सेंसरी मेमोरी जो है इसकी जो स्मृति है कम से कम समय की होती है यानी सबसे कम. उसके बाद जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा अवधि होती है दैट इज़ शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म मेमोरी की
जो अवधि है वो बहुत ज़्यादा होती है, और रोट मेमोरी जिसको हम रटने वाली मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा है सेंसरी मेमोरी। द थेरेपी ऑफ साइको एनालिसिस वॉज डेवलप्ड बाय, द करेक्ट आंसर इज सिगमंड फ्रायड, यानी सिगमंड फ्रायड हैं जिन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट काइंड ऑफ स्किल और एक्सरसाइज शैल रिक्वायर अ ग्रेटर नंबर ऑफ रेपिटेशंस? द करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लेक्स स्किल्स, यानी कि जटिल जो कौशल है, जो एक्सरसाइजेज हैं, उनमें हमें ज़्यादा रेपिटेशन की यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हु सेड द फीमेल पार्टिसिपेशन शुड ओनली बी इन लाइट जिम्नास्टिक्स एंड गेम्स सो दैट दे डेवलप ग्रेस ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पॉइज? यानी कि किसने कहा महिलाओं की भागीदारी केवल हल्की जिम्नास्टिक और खेलों में होनी चाहिए ताकि उनकी शारीरिक शिष्टता और सुंदरता, शारीरिक गतिविधियां विकसित हो? तो ये कहा था हमारे गट्समट्स ने, जिन्होंने ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी हिंट है आपके जी फॉर जर्मन, जी फॉर जिम्नास्टिक्स एंड जी फॉर गट्समट्स। तो करेक्ट आंसर इज गट्समट्स। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।